देखिए, अगर हम डिपॉजिटरीज एक्ट की बात करें तो इसका पूरा नाम है डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। और डिपॉजिटरीज एक्ट में हमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। सबसे पहले डिपॉजिटरीज क्या होती है, डीपी क्या होती है, इशुअर, बेनिफिशियल ओनर, रजिस्टर्ड ओनर एंड उसी के साथ सिक्योरिटी। ये सारे टॉपिक्स जब हम पढ़ेंगे तो उसके बाद हमें पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली चीज हम स्टार्ट करते हैं कि डिपॉजिटरी एक्चुअल में होती क्या है और डिपॉजिटरी इंडिया के अंदर कितनी है। तो अगर इंडिया के अंदर हम बात करें तो देयर आर टू डिपॉजिटरीज, वन इज एनएसडीएल एंड सेकंड वन इज सीडीएसएल। डिपॉजिटरी जो एक काम करती है बिल्कुल बैंक के तरीके से काम करती है। जैसे बैंक में हम अपना कैश सबमिट करते हैं, इसी तरीके से डिपॉजिटरी में हम सिक्योरिटीज सबमिट करते हैं। और बैंक में कैश सबमिट करने के लिए हमारे पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, तो डिपॉजिटरी में भी हमारा डीमेट अकाउंट होना चाहिए। लेकिन जो डीमेट अकाउंट हमारा ओपन किया जाता है और इन्वेस्टर और डिपॉजिटरी के बीच में जो काम करते हैं वो होते हैं डीपी। तो डीपी इज एन इंटरफेस और इंटरमीडियरी बिटवीन अ डिपॉजिटरी एंड द इन्वेस्टर्स। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपनी सिक्योरिटीज रखनी है तो इसके लिए आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा डीपी के पास। और आपका जब डीमेट अकाउंट ओपन होगा तो उसमें ही आपका स्टेटस रहेगा। आप सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर ट्रेड करते हो, बाय करते हो, तो आपका उतना क्रेडिट हो जाएगा और सेल करते हो तो उतना डेबिट हो जाएगा। ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास 3 अकाउंट होना जरूरी है, बैंक अकाउंट और उसी के साथ ट्रेडिंग, और आपका तीसरा होता है डीमेट अकाउंट। कॉन्सेप्ट 2 तरीके के होते हैं, वन इज अ डीमेटेरियलाइजेशन, सेकंड वन इज अ रीमेटेरियलाइजेशन। अगर आप फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसे बोलते हैं हम डीमेटेरियलाइजेशन, और अगर उल्टा आप करना चाहते हो, इलेक्ट्रॉनिक से फिजिकल में आना चाहते हो, तो उसे बोला जाता है रीमेटेरियलाइजेशन। डीमेटेरियलाइजेशन के लिए भी आपको डीपी के थ्रू ही अप्रोच करना होगा और रीमेटेरियलाइजेशन के लिए भी आपको डीपी के थ्रू ही अप्रोच करना होगा। अगर हम रीमेटेरियलाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें आप डीमेट फॉर्म में हो और आपको रीमेट में जाना है, तो कंपनी ऐसी स्थिति में आपका डीपी जो है अपने यहाँ से अकाउंट में से पूरा का पूरा खत्म कर देती है और कंपनी को इंस्ट्रक्शन दे देती है, तो कंपनी फिजिकल सर्टिफिकेट्स प्रिंट करके फिर आपको सेंड कर देते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि यहाँ पे डिपॉजिटरी का एक ओवरव्यू अगर लेना चाहे तो डिपॉजिटरी इज वर्किंग एज अ बैंक, जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर डिपॉजिटरी के फॉर्म में बिजनेस करना है तो उसके लिए पहले आपकी एक कंपनी होनी चाहिए, और कंपनी के साथ साथ मतलब कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा सेबी से, क्योंकि डिपॉजिटरी एक इंटरमीडियरी है और सभी इंटरमीडियरीज को जो रेगुलेट करती है वो कौन करती है, सेबी। इट मीन्स डिपॉजिटरी के ऊपर जो कंट्रोल रहेगा वो कहीं ना कहीं किसका कंट्रोल रहेगा, सेबी का कंट्रोल रहेगा। उसी के साथ साथ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन अ बैंक एंड अ डिपॉजिटरी। तो बैंक में जो हमारा अकाउंट होल्ड होता है, इसी तरीके से डिपॉजिटरी में हमारा डीमेट अकाउंट होता है। बैंक में जैसे हमारा ट्रांसफर फंड होता है फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, ऐसे यहाँ पे बेनिफिशियल ऑनर की सिक्योरिटीज ट्रांसफर होती है। बेनिफिशियल ऑनर वो होते हैं जो एक्चुअल में जिसके शेयर्स हैं, और वो किसके पास रखता है, डिपॉजिटरी के पास। तो डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में उसे क्या बोला जाता है, बेनिफिशियल ओनर, और कंपनी के रिकॉर्ड में डिपॉजिटरी को बोला जाता है रजिस्टर्ड ओनर। ठीक है। फिर उसी के साथ साथ हमने कहा इनके फंक्शंस क्या होते हैं, अकाउंट ओपनिंग, डीमेटेरियलाइजेशन, रीमेटेरियलाइजेशन, सेटलमेंट्स, आईपीओ, कॉर्पोरेट बेनिफिट्स एक्सेट्रा। अब आगे हम जब बढ़ते हैं कि ये बताइए कि डिपॉजिटरी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, मतलब क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहली चीज एलिमिनेशन ऑफ बैड डिलीवरीज। जो पहले बहुत सारे ऑब्जेक्शंस और स्टकल्स और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, स्टक होता था, वो सब खत्म हो गई है। आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज रखते हो तो ऐसी स्थिति में म्यूटिलेशन का, थेफ्ट का और बहुत सारे फिजिकल होल्डिंग का डर खत्म हो जाता है। यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज रखते हो तो इजी ट्रांसफर हो जाता है, इजीली आपको जितने भी कॉर्पोरेट बेनिफिट्स होते हैं इजीली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। उसी के साथ साथ इमीडिएट ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन का तो फायदा है ही, प्लस आपको अगर अपने एड्रेस वगैरह भी चेंज करने हैं तो उसके लिए भी आपको फिजिकली कहीं पर विजिट करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है। आप अगर अपने शेयर्स या सिक्योरिटीज के अगेंस्ट अगर कोई लोन लेना चाहते हो तो एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी आप शेयर्स को रख सकते हो विद द हेल्प ऑफ डीपी, तो वो आपकी हेल्प करते हैं क्रिएशन ऑफ इनकम्बरेंसेस में। क्लियर होगी यहाँ तक। उसी के साथ साथ मोडेल्स ऑफ डिपॉजिटरी, वन इज द इमोबिलाइजेशन एंड सेकंड वन इज द डीमेटेरियलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन के अंदर आपका क्या होता है कि जंबो सर्टिफिकेट इशू किया जाता है जितने भी आप शेयर्स होल्ड करते हो। फिर हम बात करते हैं डीपी की। डीपी कौन बन सकता है, डीपी कोई भी हो सकता है। इट मे बी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, इट मे बी फॉरेन बैंक्स विच इज ऑपरेटिंग इन इंडिया। एंड इशूअर का मतलब है जो फंड रेज कर रहा है, जो सिक्योरिटीज इशू कर रहा है। इट मे बी कोई कंपनी, इट मे बी कोई बॉडी कॉर्पोरेट, इट मे बी बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। उसी के साथ साथ फिर हम आगे चले थे
और हमने यहाँ पे डीमेटलाइजेशन का प्रोसेस समझा था। हमने कहा था डीमेटलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले इन्वेस्टर जो है अपना अकाउंट ओपन कराता है किसके पास, डीपी के पास। फिर डीआरएफ फॉर्म सबमिट होता है, इन्वेस्टर लॉन्च करता है डीआरएफ सर्टिफिकेट डीपी के पास। डीपी इंटीमेट करती है किसको, डिपॉजिटरी को। डिपॉजिटरी इंटीमेट करती है कंपनी को, और कंपनी फिर सर्टिफिकेट सेंड करती है किसे, डीआरएफ टू रजिस्ट्रार एंड इशू, एंड देन इशूअर कंफर्म करता है किसे, डीमेट टू डिपॉजिटरी, और उसके बाद उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। इसका जस्ट उल्टा है रीमेटलाइजेशन। रीमेटलाइजेशन में डीपी कंपनी को बोलती है, तो डीपी अपने यहाँ से क्या कर देती है, खत्म कर देती है, और कंपनी अपने यहाँ से फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट प्रिंट करके किसको भिजवाती है, इशूअर को। उसी के साथ साथ ये रीमेटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। रीमेटलाइजेशन में आरआरएफ फॉर्म सबमिट होता है और डीमेटलाइजेशन में डीआरएफ फॉर्म सबमिट होता है। फिर उसी के बाद हम आगे बढ़े थे, डिपॉजिटरीज एक्ट में आए थे, और डिपॉजिटरीज एक्ट में हमने कहा था सबसे पहले तो आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फ्रॉम सेबी, और कई बार आपको सर्टिफिकेट मिलता है, कई बार सर्टिफिकेट नहीं मिलता, लेकिन जब सर्टिफिकेट दिया जाता है तो इस बात की तसल्ली रहती है कि जो डिपॉजिटरीज के पास एडिक्वेट सिस्टम और सेफगार्ड्स हैं, और ये जो मैनिपुलेशन ऑफ रिकॉर्ड्स नहीं करेंगे। अगर कभी भी डिपॉजिटरी मैनिपुलेशन ऑफ रिकॉर्ड्स करने की कोशिश करती है तो सेबी के पास पावर है, सेबी इंफॉर्मेशन कॉल कर सकती है और उनके यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी बैठा सकती है। इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के बेसिस पर ऑथराइज ऑफिसर रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, और उस रिपोर्ट के बेसिस पर डिपॉजिटरी को पनिशमेंट दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसी के साथ साथ हम थोड़ा सा आगे अगर हम बढ़े थोड़ा सा, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हमने और भी पढ़े थे, जैसे कि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था फंजिबिलिटी। व्हाट डू मीन बाय द फंजिबिलिटी। अगर हम फंजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे इरिटेट नहीं होना पड़ता आपके डिस्टिंक्टिव नंबर से। यहाँ पे जो है इंटरचेंजेबल होती है फिजिकल सिक्योरिटीज फ्रॉम, आपकी जो सिक्योरिटीज है वो आप एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे कोई एक्स वाई जेड या ABCD 1 2 3 इस तरीके के कोई नंबर्स नहीं होते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फंजिबिलिटी। ऑल सर्टिफिकेट ऑफ सेम सिक्योरिटी शैल बिकम व्हाट, इंटरचेंजेबल इन द सेंस इन्वेस्टर लूज द राइट टू ऑब्टेन द एग्जैक्ट सर्टिफिकेट। तो आपको एग्जैक्ट सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। उसी के साथ साथ ये बताइए, व्हाट आर द राइट्स ऑफ बेनिफिशियल ऑनर। जितने भी कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, राइट इशू, बोनस इशू, वो तमाम बेनिफिट्स जो मिलते हैं वो किसको मिलते हैं, आपके वो सारे के सारे राइट्स जो दिए जाते हैं वो किसको दिए जाते हैं, आपके बेनिफिशियल ऑनर। रजिस्टर्ड ऑनर के वो राइट्स नहीं होते। जो रजिस्टर मेंटेन करती है डिपॉजिटरी, वही रजिस्टर शैल बी डीम्ड टू बी रजिस्टर मेंटेन्ड बाय द कंपनी। प्लेज एंड हाइपोथिकेशन में ऑब्वियस सी बात है हेल्प करते हैं। अगर कभी भी किसी इन्वेस्टर को अपनी सिक्योरिटीज के अगेंस्ट कोई लोन लेना है, कोई पैसा लेना है, तो उसमें उसकी मदद कर दी जाती है। फिर उसी के साथ साथ हमने कहा था अगर डिपॉजिटरी की वजह से बेनिफिशियल ऑनर को किसी प्रकार का कोई भी नुकसान होता है तो उस नुकसान की जो भरपाई करती है वो कौन करती है, डिपॉजिटरी। बात लिखिए सेक्शन नंबर 16 में। सेक्शन 18 के अंदर सेबी के पास पावर है कि वो इंफॉर्मेशन मंगवा सकती है और कुछ डॉक्यूमेंट्स या फिर उनके अगेंस्ट इंक्वायरी बिठा सकती है। इंक्वायरी की रिपोर्ट के बेसिस पर ही डिपॉजिटरी के अगेंस्ट क्या लिए जाते हैं, एक्शंस लिए जाते हैं। फिर हमने पेनल्टीज की बात करी थी, और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है कि वो अपने ओन रेगुलेशंस, अपने रूल्स बना के कुछ चीजें चेंजेस कर सकती है। फिर उसके बाद बच्चों रिकंसिलेशन की बात करी थी। रिकंसिलेशन में मैंने आपको बताया था कि जितनी भी टोटल इशूड कैपिटल है उसमें से आपकी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कितनी है, लिस्टेड कितनी है, उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, उसे बोलते हैं हम रिकंसिलेशन। फिर हमने ऑडिट की बात करी थी, ऑडिट ऑफ डीपी और इंटरनल ऑडिट और कॉन्करेंट ऑडिट। इंटरनल ऑडिट में जो आपके डीपीज हैं उनके यहाँ पे चेक किया जाता है कुछ इन्फॉर्मेशन, अकाउंट ओपनिंग, कितने अकाउंट ओपन हुए, स्टेटस क्या है, वो तमाम चीजें। कॉन्करेंट ऑडिट के अंदर जो चेकिंग होती है वो ये होती है कि जब आपने अकाउंट ओपन करवाया तो उस समय आपने KYC नॉर्म्स का पालन किया या पालन नहीं किया। तो जनरली दो तरीके के ऑडिट हम यहाँ पे देखते हैं, वन इज अ कॉन्करेंट ऑडिट और सेकेंड वन इज अ इंटरनल ऑडिट। कौन करता है, इट इज डन बाय द प्रोफेशनल्स लाइक प्रैक्टिसिंग CA, CS एंड CMA। ये सारा हमने डिस्कशन करा किसके बारे में, डिपॉजिटरीज के बारे में। आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऑडिट से पूछा जाता है, जो कि हमने पढ़ लिया डिटेल क्लास में। ये था हमारा एक फास्ट ट्रैक रैपिड रिवीजन डिपॉजिटरीज।